बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 4 करेंगे। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। ये कहानी एक 10 साल के लड़के की है। इसमें कहा है कि वह चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया और प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाने का मतलब होता है मन ही मन में कुछ कहना। और फिर छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। बच्चों, इसमें जो टफ वर्ड आए गए हैं उनको ध्यान से सुनना। उस 10 साल के लड़के ने कुछ दिन पहले ही पत्थर पर घंटियों की कतारें यानी कि घंटियों की लाइन और कड़ियां उकेरना मीन्स बनाना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबुनी अधूरी घंटी पर छेने की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी का अर्थ होता है जैसे हम डिजाइन बनाते हैं ना, या फिर कुछ पत्थर को कुरेद कर जब उस पर कुछ डिजाइन बनाया जाता है तो उसे नक्काशी कहा जाता है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को काटते हैं या जोर से वार करते हैं तो उसमें से कुछ टुकड़ा इधर उधर उड़ के चला जाता है। उसी तरह जब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उस पे वार करने से उड़ते हैं तो वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता है यानी कि आधी बंद कर लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। दूसरे संगत रास मीन्स जो उसी की तरह के दूसरे काम कर रहे थे, वो भी काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। देखो, वो अभी काम शुरू ही कर रहा है, इसलिए उसे घंटियों को बनाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो विश्वास है उसे, वो जानता है कि एक दिन वो बिल्कुल बारीक जालियां, महीन होता है पतले नफीस बेल बूटे, मतलब पतले खूबसूरत बेल बूटे, कमल के फूल, सांप, इठलाकर चलते घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा यानी कि बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो बच्चे, सुना आपने, ये उस वक्त की बात है जब बादशाह अकबर अपना आगरे का किला बनवा रहे थे। इस बच्चे के पिता वहीं काम करते थे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। कदमों की आहट से मतलब कि कदमों की आवाज। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? तो लड़का एकदम जवाब देता है कि बिना शक के कि ये घंटियां मैंने ही बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर काम करता दिखाई नहीं दे रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी का मतलब होता है कि गुस्से से या कड़वाहट से। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो।
मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। मंझोला मीन्स ना बहुत लंबा और ना ही छोटा। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़े बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, बच्चों उस किसी की भी अमीरी का अंदाजा उसके रहन सहन, कपड़े, मोतियों की माला, अंगूठियों से लगाया जाता है। तो इसी तरीके से उस बच्चे ने सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। मुआयना होता है तहकीकात या जांच कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम करीने। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छानी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। बदहवासी होता है कि जैसे हम होश में ना रहे हों। और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। खींचकर मतलब गुस्सा होकर। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैने का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छानी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने ऐसे करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर मीन्स थोड़ी बंद करके रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी, मतलब छोटे पत्थर। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह आदमी हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था।
वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किसी तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाला कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ। बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। केशव की घंटियां। माशा अल्लाह। बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी कि केशव, बच्चों आप भी सोच के बताएं कि बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। केशव की घंटियां। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? उत्तर है, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। केशव पत्थर पर घंटियां और कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। बच्चों, आप भी सोचो और बताओ कि क्या कोई ऐसी खास इमारत आपके ध्यान में आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो।
और उसके का चित्र भी जरूर, जैसे लाल किला, ताजमहल, इन सब में नक्काशी की गई है। इनके चित्र अपने कॉपी में बनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर पहरेदारों की दखलंदाजी उन्हें अच्छी नहीं लगी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी या कोई प्रतिष्ठित आदमी। खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। प्रश्न 5 का उत्तर है जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल की आवाज, हिरण की सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नजरों से देखा कि एक बड़ा बादशाह नक्काशी सीख के क्या करेगा। प्रश्न नंबर 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उनको नक्काशी सिखाई थी। अब आगे देखिए, शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं आरी, लकड़ी काटने के लिए, हथौड़ा, कील ठोकने के लिए, रंदा, लकड़ी घिसने के लिए, और जमूर, कील उखाड़ने के लिए। दूसरा है छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेंच, सनमाइका आदि। ठीक है बच्चों, अब इनके ऊपर कक्षा में बातचीत करो। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर बातचीत करो। बच्चों, जो भी आपके घर में इन चीजों के अलग नाम बोले जाते हैं, उन्हें आपस में बैठकर उनके ऊपर बात करो। अब है प्रश्न नंबर 2, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला है चुनाव। चुनाव में क्रिया जो है चुन है, ठीक है, और इस पर वाक्य बनेगा अच्छे फूल का चुनाव कर लो। दूसरी संज्ञा है पड़ाव। क्रिया है पढ़ और वाक्य है आज यहीं पड़ाव डाल दो। तीसरा है बहाव। बहाव में बह क्रिया है और नदी का बहाव तेज है, ये वाक्य है। चौथा है लगाव। लगाव में लग क्रिया है, पढ़ाई से उसका लगाव है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 3 है, इसका उत्तर है बुदबुदाने का अर्थ मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना होता है मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले, यानी कि जो आवाजें जरा थोड़ी थोड़ी बाहर सुनाई देती हैं। बड़बड़ाना, कोई क्रोध में बोलने लगे तो वो बड़बड़ाना होगा। बुनबुनाना बिना वजह, बुनबुनाना ठीक नहीं है, यानी कि बुनबुनाना जो बिना वजह बोलता है। बेवकूफ, खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने?
झुककर सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ठीक है बच्चों, यानी कि ख। तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय पूरा हुआ। आप इसको पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में जरूर लिख के देखिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।